हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं आपका आकाश तिवारी दोबारा आपका ज्ञान सिंगम चैनल में स्वागत करता हूँ। और आप लोगों का जैसे जहाँ पे कल मैंने आपको टॉपिक कंप्लीट करने की कोशिश की थी, स्टार्ट करते हैं दोबारा यूजीसी न्यूज़पेपर फर्स्ट का, जिसमें आपको मैंने कल टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स बताए थे। आज फिर उसके आगे की कड़ी को जोड़ते हुए इस कक्षा का प्रारंभ करते हैं। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगती हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। कल आपको बताया था शिक्षा टीचिंग की प्रकृति, टाइप्स, इन सब सारी चीज़ों के बारे में बताया था। उसकी उद्देश्य क्या होता है, शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है, शिक्षण की विशेषताएँ क्या होती हैं, ये सारी चीज़ों पर मैंने कल चर्चा कर दी थी। ठीक है, शिक्षण की सारी प्रकृति के बारे में आपको बताया जा चुका था। आज हम लोग उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। शिक्षण के टाइप्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहला शिक्षण का टाइप्स क्या है आपका, सबसे पहले पे आता है शासन व्यवस्था के आधार पर। अच्छा, नाम से तो आप लोगों को पता चल ही रहा होगा कि शासन व्यवस्था क्या होती है। नाम से तो आपको एकदम कंफर्म समझ में आ रहा हो शासन व्यवस्था होती क्या है। जिसमें शासन व्यवस्था में क्या होता है, पहला तो आता है निरंकुश शिक्षा। क्या आता है? निरंकुश शिक्षा। इसमें जबरदस्ती शिक्षा ग्रहण कराई जाती है। जबरदस्ती मीन्स मार के, पीट के, चाहे जैसे शिक्षा ग्रहण के उनको शिक्षा दी जाती है। जैसे इसको कहते हैं निरंकुश शिक्षा। ये क्या होता है? ये प्राचीन राजतंत्र शिक्षा का आकलन करता है। ये प्राचीन समय में जो होता था, प्राचीन राजतंत्र में जो शिक्षा का संचालन होता था उस समय, जैसे राजा महाराजा के लड़के जब पढ़ते नहीं थे उनको जबरदस्ती शिक्षा दी जाती थी, भैया आप राजा के लड़के हो, आपके पास शिक्षा थोड़ी सी होनी चाहिए। तो ये क्या होगा? पहले आपका निरंकुश शिक्षा। क्या हुआ आपका? निरंकुश शिक्षा। दूसरा आता है आपका लोकतांत्रिक प्रणाली शिक्षा। इसमें क्या था, जो आपके लोग, आसपास के लोग व्यवहारिक न होने के कारण जो आपको शिक्षण दी जाती थी वो किसमें आता था? आपका लोकतांत्रिक प्रणाली शिक्षा के अंदर आएगा। ठीक है। तीसरा क्या आता है? आपका हस्तक्षेप रहित शिक्षा। हस्तक्षेप रहित शिक्षा, इसमें किसी का हस्तक्षेप अलाउड नहीं। मतलब ये मतलब रहित मतलब होता है, रहित मतलब निरुद्ध था ही नहीं। तो हस्तक्षेप रहित, किसी का हस्तक्षेप पॉसिबल नहीं था, और ये शिक्षा इसके अंदर होता था, हस्तक्षेप रहित शिक्षण के अंदर आता था। ठीक है, आप लोगों को शासन व्यवस्था के आधार पर शिक्षण प्रणाली समझ में आ गई होगी। पहला क्या था आपका? निरंकुश शिक्षण। दूसरा क्या था आपका लोकतांत्रिक प्रणाली के ऊपर जो शिक्षण दी जाती थी उस आधार पर। तीसरा आपका हस्तक्षेप रहित शिक्षा। ये तीन टॉपिक बस, तीन चीजें इसके अंदर याद रखने लायक है। आपका हो सकता है एग्जाम में पूछ भी सकता है कि आप शिक्षण टाइप्स में आप सबसे पहली व्यवस्था के बारे में कुछ जानकारी दीजिए, या शासन व्यवस्था के आधार पर क्या क्या चीजें शिक्षण में अलाउड होती है उसके बारे में बताइए। दूसरा आता है आपका अधिगम स्तर के आधार पर। अधिगम स्तर के आधार पर। ठीक है, अधिगम स्तर क्या कहता है? अधिगम स्तर में किसी के साथ हम अधिगम करते हैं तो हम लोग को क्या क्या चीजें आनी चाहिए। अधिगम स्तर के आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं? अधिगम स्तर के आधार पर स्टार्ट करने से पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका स्मृति स्तर पर शिक्षा। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये जो स्मृति स्तर, ठीक है, पहला आपका आता है स्मृति शिक्षण के आधार पर। स्मृति शिक्षण स्मृति शिक्षा के आधार पर क्या था? जो स्मृति आपको याद कराई जाती है, चीजों को जो प्रत्या स्मरण कराया जाता है, धारण कराया जाता है, वो किस में आएगा? आपका स्मृति शिक्षा। स्मृति शिक्षण के अंदर ये आता है जो चीजें याद किए थे विद्यार्थी अधिगम के द्वारा क्या करते हैं, विषय वस्तु को रटते हैं। लेकिन ये शिक्षण आपका जो उच्च शिक्षण में आता है, जो उच्चतर जो शिक्षण होता है उसमें ये काम नहीं करता, क्योंकि आप रटंतु किसी छात्र को आप रटंतु विद्या नहीं सिखा सकते हैं, आपको याद नहीं करा सकते हैं। याद उनको क्या करना? अंडरस्टूड कराना है, समझाना है, बताना है, कौन कौन सी चीजें कहाँ पे आएंगी उसके बारे में चर्चा करनी है स्मृति शिक्षण के आधार पर। दूसरा आपका आ गया अवबोध शिक्षण। ये सबसे अच्छा शिक्षण होता है। कौन सा? आपका अवबोध शिक्षण।
अवबोध अवबोध शिक्षण, अवबोध शिक्षण, अवबोध स्तर का शिक्षण। जो अवबोध स्तर का शिक्षण होता है उसमें क्या करें, अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को कैसे समझना है, बच्चों को अगर बच्चों को कुछ समझा रहे हैं, चाहे मैथमेटिक्स के रूल बता रहे हैं, फॉर्मूले बता रहे हैं, तो आप उसे कैसे समझाने की कोशिश करें, किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं, बच्चा समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। ये नहीं कि आप बता दीजिए कि बाबर का जन्म इतने समय हुआ था, उसे आप रट ले, रटिए, रटाना नहीं चाहिए। रटाने का मतलब हुआ कि आप बच्चों को क्या करें, उसकी स्मृति शिक्षा पे प्रभाव डाल रहे हैं। तो अवबोध होना चाहिए, ये सबसे अच्छा, मतलब सबसे अच्छा होता है अवबोध शिक्षण बच्चों को, जिसमें उसको किसी की पहचान, प्रकृति को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए महात्मा गांधी की फोटो दिखा दीजिए आप, उनके बारे में उसको अभी बताया ही ना हो, तो उनको क्या कहेंगे कि महात्मा गांधी हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, महात्मा गांधी के बारे में उनको हर एक चीज़ बता दीजिए कि अगली बार बच्चा देखे तो कहे कि भैया ये महात्मा गांधी हमारे राष्ट्र पिता हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि ये नहीं कि रटने के लिए तो आदमी रट सकता है, रटने में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अवबोध में क्या होता है, आपको उसको हर एक चीज़, प्रकृति की पहचान कराना जरूरी होती है। प्रकृति की पहचान जब तक आप कराएंगे नहीं, तब तक बच्चा अवबोध नहीं कर पाएगा, समझ नहीं पाएगा। ठीक है। इसी का एक तीसरा पॉइंट होता है आपका विमर्शी स्तर। विमर्शी स्तर शिक्षण, इसमें क्या होता है, इसमें छात्र और शिक्षक दोनों परस्पर अनुक्रिया करके सिखाते हैं, सीखते हैं कोई चीजें। जैसे विमर्श करना, विमर्श मतलब क्या होता है, विचार विमर्श सुने होंगे आप लोग, विचार विमर्श करना कि कैसे, मतलब क्या समझाना है बच्चों को, कैसे बच्चों के साथ कैसे अनुक्रिया करनी है, बच्चों को कैसे अनुदेशन देना है, बच्चा क्या करे पूरी तरह से समझ जाए चीज़ों को, वो किस में आएगा, विमर्श स्तर के शिक्षण में आएगा। मान लीजिए आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, बच्चा कोई सवाल पूछता है, आप उसका जवाब देना न चाहते हो, बच्चों को बैठा देने बैठ जाओ, ये क्या आएगा, विमर्श स्तर के शिक्षण में नहीं आएगा, क्योंकि उसके आप विचार को सुनना ही नहीं चाह रहे हैं। जब विचार नहीं सुनेंगे तो उसे अनुदेशन कैसे दे पाएंगे, अधिगम नहीं करा पाएंगे। तो ये आपका आता है विमर्श स्तर शिक्षण में आता है। देखिए शिक्षण में जो टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला क्या था आपका, एक अवबोध, अवबोध स्तर शिक्षण इसलिए अच्छा माना जाता है क्योंकि उसमें बच्चों को समझाने और समझने की प्रकृति पे डिपेंड करता है, उसको पहचान कराई जाती है कि भैया ये चीज़ क्या है, ये चीज़ समझ लो अच्छे से, ये आपकी काम की है। रटंत विद्या वाला सिस्टम नहीं रहता है। सेम प्रोसेस विचार और विमर्श के साथ होता है। आप बच्चों से क्वेश्चन करेंगे, बच्चा हमेशा आपकी क्लास में क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा। बच्चों के सवाल का जवाब देंगे तो भी बच्चा क्या रहेगा, हमेशा एक्टिव ही रहेगा। ठीक है। ये दोनों आते हैं विमर्शी स्तर शिक्षण और अवबोध स्तर शिक्षण। ये दोनों आपके शिक्षण में एक अहम रोल निभाते हैं, क्योंकि अगर इन दोनों के साथ आप शिक्षण करते हैं तो ये दोनों क्या आएंगे, आपके जो भी शिक्षण व्यवस्था क्या करें, मजबूत बनाते हैं। ठीक है। अब आते हैं थर्ड नंबर, समझ में आ गया आपको। फर्स्ट में आपको बताया शासन व्यवस्था के आधार पर, शासन व्यवस्था के आधार पर बताया गया। दूसरा बताया गया अधिगम के स्तर के आधार पर, अधिगम के स्तर के आधार पर भी आपको बता दिया है कि एक होता है स्मृति स्तर पर शिक्षण, दूसरा होता है अवबोध स्तर पर शिक्षण, तीसरा होता है आपका विमर्शी स्तर पे शिक्षण। ये तीन चीजें आपकी किसमें थी, ये तीन चीजें आपकी थी किसमें, अधिगम स्तर के आधार पर। ठीक है। और शासन व्यवस्था के आधार पर भी आपको बताया जा चुका था कौन कौन सी थी। एक निरंकुश थी, निरंकुश में क्या बताया गया आपको, निरंकुश में क्या बताया गया, निरंकुश में आपको बताया गया जो प्राचीन समय में शिक्षण प्रणाली थी, जो राजाओं राजतंत्र प्रणाली थी, उस समय क्या होता है, निरंकुश शिक्षण होता था। ये दूसरा बताया गया था आपको हस्तक्षेप रहित शिक्षण, जिसमें आपको कोई हस्तक्षेप नहीं करता था, बच्चे अपने हिसाब से सीखते थे, वो क्या आएगा, हस्तक्षेप रहित शिक्षण में आ जाएगा। ठीक है। अब आता है शैक्षणिक प्रबंधन व्यवस्था के आधार पर, शैक्षणिक प्रबंधन व्यवस्था के आधार पर। इसके बारे में मैंने कल भी चर्चा किया था, आज भी 2-3 लाइन बता देता हूँ। इसमें क्या होता है, तीन चीज़ें होती है। कौन कौन सी, औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक। तीन प्रणाली होती है, औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक। औपचारिक में क्या होता है, जो औपचारिक होती है बंधी होती है, औपचारिक मतलब बंधी हुई शिक्षा होती है, जैसे स्कूलों में दी जाती है। बच्चे स्कूल बैग लाद के आए, पढ़ाई किए, फिर चले गए, क्या हुआ, उनको औपचारिकता से यहाँ चले गए। स्कूल के अंदर घुसते हैं, उन लोग सारी औपचारिकता निभानी, अनुशासन के साथ हर एक चीज़ मेंटेन करके, बाल संवार के, जैसे ड्रेस ना हो, ड्रेस कोड होता है, ये सारी चीज़ें उनके साथ आनी ही चाहिए। नहीं आएंगे फिर उनको क्या किया जाता है, या तो दंडित किया जाएगा, फिर उनको बाहर बैठा दिया जाता है। तो औपचारिक शिक्षण क्या होता है, हमेशा क्या होता है, बंधा हुआ होता है।
वो खुला हुआ नहीं हो सकता है। औपचारिक शिक्षण आप स्कूलों में सीख सकते हैं, महाविद्यालयों में सीखेंगे, आप कॉलेजों में सीखेंगे, घर, और ये सारी चीज़ें मतलब ऐसे जगह जहाँ पे आप बंधे हुए हों, कुछ बोल ना पाए, बस सीखने के लिए जाते हैं, ठीक है। अनौपचारिक में क्या होता है, आप हर जगह सीखते हो, चाहे आप जहाँ भी जाओगे हर जगह सीखने का मतलब हर जगह सीखोगे ही सीखोगे, हर जगह व्यवसाय सीखोगे, मतलब कोई भी चीज़ सीखेंगे सीखेंगे। जैसे आपका घर हो गया, घर पे रहते हैं आप, कोई ना कोई चीज़ें सीखते हैं, मम्मी से कुछ सीखेंगे, पापा से कुछ सीखेंगे, नाना नानी से कुछ सीखेंगे, फूफा फूफी से कुछ सीखेंगे, चाचा चाची से कुछ सीखेंगे। ये सारी चीज़ें सीखने की व्यवस्था होती है। ऐसा नहीं कि मतलब आप कहीं भी गए, बाहर ही गए, बाहर आप किसी के साथ घूमने गए, आजकल तो बहुत ट्रेंड में चल रहा है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सिस्टम भी चल रहा है, उनके साथ आप घूमने निकल गए, तो वहाँ भी क्या होता है, आप सीखते हैं, कोई ना कोई व्यवहारिक ज्ञान सीखते हैं, जाहिर सी बात है सीखेंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, आपका औपचारिक में आएगा, अनौपचारिक में आएगा, अनौपचारिक में आएगा, क्योंकि आप अनौपचारिक रूप से चीज़ों को सीख रहे हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ माने अनौपचारिक से सीख रहे हैं। और निरौपचारिक क्या होता है, निरौपचारिक में जो दोनों होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक को मिला के जो आप शिक्षण ग्रहण करते हैं, उसे हम क्या करते हैं, निरौपचारिक। जैसे आप घर भी सीख रहे हैं, स्कूल भी सीख रहे हैं, दोनों क्या निरौपचारिक, दोनों में आ जाएगा, ठीक है। ये 3 चीज़ें थी, किसके आधार पर, शैक्षणिक प्रबंधन व्यवस्था के आधार। कोई डाउट हो तो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ये होगा शैक्षिक प्रबंधन व्यवस्था के आधार पर। ये 3 चीजें आपको बताई जाती है। पहला क्या बताया गया, शासन व्यवस्था के आधार पर। दूसरा क्या बताया गया था आप लोग, अधिगम स्तर के आधार पर। तीसरा बता दिया आपको शैक्षिक प्रबंधन की व्यवस्था के आधार पर। अब आते हैं हम लोग उद्देश्यों के आधार पर। किसके आधार पर, उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण कैसे होता है, ठीक है। उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण के बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले फिर आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते रहिएगा अगर अच्छा लगे तो, और थोड़ा सा हम लोग को मोटिवेट करिए कि आगे अच्छी सी क्लासेज आप लोग के लाई जा सके, ठीक है। उद्देश्यों के आधार पर क्या होता है, आपको उद्देश्य मतलब क्या उद्देश्य है, आप पहले सोचिए क्या उद्देश्य है। 2 ही उद्देश्य है, एक ज्ञानात्मक होता है, भावनात्मक होता है। एक ज्ञानात्मक और दूसरा भावनात्मक। ज्ञानात्मक शिक्षा 6 प्रणाली होती है। 6 कौन कौन सी होती है। पहला आपका ज्ञान, आपको ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान अगर नहीं होगा तो आप उस लेसन प्लान को या उसको जान नहीं पाएंगे। मान लीजिए आप हिंदी जानते हो, ठीक है, मैं आते धड़ाधड़ इंग्लिश में आपको मतलब प्रवचन देने लगूँ तो क्या आपको समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा। तो ज्ञान होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है, ज्ञान होना जरूरी है। दूसरा क्या होगा, अवबोध स्तर। आपको जिस चीज का ज्ञान है उसके बारे में समझ है कि नहीं है, आप उस चीज को समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, आप उसके बारे में अच्छे से जानते हो कि नहीं जानते हो। ये किसमें आ गया, आपका अवबोध स्तर में। तीसरा आपका प्रयोग, आप उस चीज को प्रयोग करना जानते हैं कि नहीं जानते, ठीक है। जैसे अगर अभी बात करें हम लोग एडिसन का नाम आपने सुना होगा, थॉमस अल्वा एडिसन, जिन्होंने क्या किया था, बल्ब का आविष्कार किया था ना। तो बल्ब का आविष्कार करने से पहले उनको तो पता था नहीं, वो हमेशा प्रयोग करते गए। हजारों बार प्रयोग करने के बाद पहले तो उनको ज्ञान था, ज्ञान तो हर एक चीज का था, समझ भी था, समझ में कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन प्रयोग करने में कहीं ना कहीं चूक कर रहे थे। अंततः क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, बल्ब को बना के दिखा दिया, तो उनका प्रयोग क्या हो गया, सफल हो गया, ठीक है। अब क्या था, प्रयोग करने के बाद विश्लेषण में यूज करना, अब यूज किए कि नहीं कि उसके बारे में जानना, ठीक है। विश्लेषण के बाद संश्लेषित करना, ज्ञान को क्या करना, मूढ़ करना, लिखना कहीं पे कि हाँ मैंने ये चीजें बनाई है। उसके बाद उसका क्या करना, मूल्यांकन। ज्ञान स्तर के आधार मतलब ज्ञानात्मक शिक्षण के आधार पर, ठीक है। ज्ञानात्मक शिक्षण में आपका ज्ञान आता है, अवबोध आता है, प्रयोग आता है, विश्लेषण आता है, संश्लेषण आता है, मूल्यांकन आता है। ये 5 चीजें, ये 6 चीजें आपको देखने को मिलती है, ठीक है। ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ये ब्लूम टैक्सोनॉमी भी आप पढ़ेंगे, ब्लूम टैक्सोनॉमी में आपको ये सब चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है। दूसरा में क्या आता है, आपका भावनात्मक पक्ष में क्या आता है, ग्रहण करना, अनुक्रिया करना, अनुमूल्यन, संकल्पना, संगठन, चरित्र और चरित्र का निर्माण, ठीक है। ग्रहण करना, किसी चीज को ग्रहण करना, जैसे मैं बोलूं कुछ, आप उसे ग्रहण कर रहे हो तो उसे ग्रहण तो कर लिए, लेकिन आपने अनुक्रिया करना छोड़ दिया तो आप ग्रहण तक ही रुक जाएंगे, ठीक। दूसरा आपका आएगा अनुक्रिया करना, अनुक्रिया करिए, अनुमूल्यन करिए, संकल्पना बनाइए और संगठित करिए, फिर चरित्र का क्या करिए, आप निर्माण करिए, ठीक है। ये आ गया भावनात्मक
पक्ष, ठीक है। चौथा उद्देश्य, उद्देश्य क्या था, उद्देश्यों के आधार पे आपका क्या हो गया, उद्देश्यों के आधार पर दो पार्ट थे, ज्ञानात्मक पक्ष, ज्ञानात्मक शिक्षण, ज्ञानात्मक के आधार पर ज्ञानात्मक आधार शिक्षण और भावनात्मक शिक्षण। ज्ञानात्मक में आपका ज्ञान, अवबोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन होना चाहिए, और आपका जो भावनात्मक में होना चाहिए, ग्रहण होना चाहिए, अनुक्रिया होना चाहिए, अनुमूल्यन होना चाहिए, संकल्पना होना चाहिए, संगठन होना चाहिए और चरित्र का निर्माण होना चाहिए, ठीक है। ये छह चीजें दोनों में होनी चाहिए। ये तो होगा आपका भावनात्मक, ज्ञानात्मक और ज्ञानात्मक पक्ष के बारे में चर्चा की जा सकती है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग छठे में क्या आपका, छठे में आपका शिक्षण स्वरूप क्या होगा। अच्छा, शिक्षण स्वरूप होता क्या है, किसी को पता हो तो बता सकते हैं। शिक्षण का स्वरूप क्या होता है, आप क्लास में गए शिक्षा देने के लिए, तो आप क्लास में खड़े हो गए एकदम चुप, बोल ही नहीं रहे हैं, तो क्या होगा, आप शिक्षा मतलब देने लायक है नहीं। आपको अट्रैक्ट करना पड़ेगा, बच्चों को कैसे अट्रैक्ट करना है, क्या बोलें आप कि बच्चे आपके प्रति अट्रैक्ट हो जाए, या क्या समझाएं कि बच्चे आपको समझ पाए। तो ये 3 आधार होता है। कौन कौन सा आधार होता है, पहला आता है वर्णनात्मक, दूसरा आता है आपका निदानात्मक, तीसरा आता है आपका उपचारात्मक, तीसरा आपका आता है उपचारात्मक। इसको डिस्क्रिप्टिव कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव बोलेंगे, दूसरे को आपका डायग्नोस्टिक बोलते हैं, डायग्नोस्टिक, तीसरे को रिमीडियल बोलते हैं, ठीक है। रिमीडियल बोले थेरेपी बोलेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें आपके अंदर मतलब समझने लायक होनी चाहिए, ठीक है। वर्णनात्मक, निदानात्मक और उपचारात्मक। पहली वर्णनात्मक में क्या आएगा, वर्णनात्मक में आपका व्याख्याएं आ जाएंगी, जैसे मैं भी बोल रहा हूँ, कुछ लिखूं नहीं, आपको आते ही तुरंत बताना स्टार्ट कर दूं कि हाँ शिक्षण में ऐसा ऐसा होता है। शिक्षण के बारे में, शिक्षण के टाइप से आप शासन के आधार पर निकाल सकते हैं, अधिगम के आधार पर निकाल सकते हैं, भावात्मक पक्ष होता है, ज्ञानात्मक पक्ष होता है, और शिक्षा व्यवस्था के आधार पर आप निकाल सकते हैं। मैंने ऐसे बोला, क्लास ओवर कर दी, तो क्या है, मैंने केवल वर्णन किया, ठीक है। क्या किया, आपका वर्णन किया, बताने की कोशिश की आपको, ठीक है। मैंने कुछ लिखा नहीं, मैंने वर्णन कर दिया, आपका वर्णन कर दिया, आपने नोट्स बनाए, अपने हिसाब से बनाया, तो क्या हो जाएगा आपका डिस्क्रिप्टिव मेथड, ठीक है। दूसरा क्या है, निदानात्मक। अब मैंने आप अगले दिन में क्लास में आया, आपको बताया, हर एक चीज़ बताया था पहले ही, आपने सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन कुछ चीज़ आपको समझ में नहीं आई। जैसे आपने कहा सर ज्ञानात्मक पक्ष को बता दी कि मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं उसका क्या करूँगा, आपको निदान करूँगा। क्या करूँगा, निदान करूँगा। निदान में क्या बताऊंगा आपको, ज्ञान के बारे में बताऊंगा। भैया ये ज्ञानात्मक स्तर में आपका ज्ञान आ जाएगा, अवबोध आ जाएगा, संश्लेषण, विश्लेषण, मूल्यांकन, ये सारी चीज़ें आपका आ जाएगी। इसमें ज्ञान में ये होता है, अवबोध में ये होता है, संश्लेषण में ये होता है, विश्लेषण में होता है, मूल्यांकन में ये, ठीक है। तो ये क्या हो, मैं निदान कर रहा हूँ, मैंने निदान कर दिया। निदान करने के बाद क्या होता है, उपचारात्मक। निदान तक तो समझ में आता है, लेकिन उपचारात्मक कब होता है, उसके बाद भी आपको नहीं समझ में आया, उसके बाद भी आपको नहीं चीज समझ में, उसका उपचार करूँ तो भैया आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा है। मैं तो 2-3 बार आपको बताया, लेकिन आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा उपचार। आशा करता हूँ कि ये तीनों चीजें आपको समझ में आई होगी शिक्षण स्वरूप के, ठीक है। ये तीनों चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होगी, आशा करता हूँ, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 7वां, क्रियाओं के आधार पर। अब कौन कौन सी क्रिया करनी चाहिए शिक्षा व्यवस्था, शिक्षण में, टीचिंग में, अब उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आता है प्रस्तुतिकरण, प्रदर्शन और क्रिया। प्रस्तुतिकरण, प्रदर्शन और क्रिया। प्रस्तुतिकरण, प्रदर्शन और, ठीक है।
अब प्रस्तुतिकरण में जैसे मैंने कहा ना व्याख्या देना, मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, कोई चीज़ें लाया बोर्ड पे अच्छे से समझाया। जैसे मान लीजिए मैं जो आपका भारत का नक्शा होता है उसे बता दिया कि यहाँ से ये ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, सारी चीज़ बता दिए। ईस्ट में कौन से देश होते हैं, मतलब कौन से स्टेट है, नॉर्थ में कौन सी स्टेट है, वेस्ट में कौन सी स्टेट है, साउथ में कौन सी स्टेट है। ठीक है, मैंने प्रस्तुत तो कर दिया, प्रस्तुत तो कर दिया। अब प्रस्तुतिकरण करने के बाद मैं क्या कहा कि बच्चों आप क्या करो, प्रदर्शन करना स्टार्ट कर दो, प्रदर्शन करना स्टार्ट कर दो। तो प्रस्तुतिकरण आपने देख लिया, तो आप कहेंगे सर ईस्ट साइड में ये कंट्री स्टेट है, वेस्ट साइड में ये स्टेट है, नॉर्थ में ये स्टेट है, साउथ में ये स्टेट है। मैं दूसरी बात, मान लीजिए आपने रॉन्ग बोला तो मैं क्या करूँ, तुरंत आपको डायग्नोस्ट करूँगा, निदान कर दूँगा, तो भैया ये चीज़ आपकी किस में आ गए, आपका प्रदर्शन में आ जाएगा। और क्रिया क्या होती है, जो हम लोग लिखते हैं, मैं पढ़ाऊँगा आप लिख रहे हैं, वो सारी चीज़ें तुम्हारी क्रिया। ठीक, आशा करता हूँ आपको क्रिया के आधार पर भी आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब थोड़ा सा इसके सिद्धांतों के बारे में मतलब प्रिंसिपल्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। किसके प्रिंसिपल्स के, शिक्षण के प्रिंसिपल्स के बारे में चर्चा करते हैं। इसके प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं। अब प्रिंसिपल जानने के लिए सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा शिक्षण में आप लोग कैसे, मतलब कौन कौन सी चीज़ें नीड है, आवश्यकता किस किस चीज़ की है। क्योंकि जब तक आप आवश्यकता नहीं जानेंगे तब तक शिक्षण व्यवस्था अच्छे से कर नहीं पाएंगे, शिक्षण कर नहीं पाएंगे अच्छे से। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या क्या होनी चाहिए, सबसे पहले जान लीजिए इसके अंदर अभिप्रेरणा होनी चाहिए। आप अंदर से अभिप्रेरित हो, अंदर से क्या हो, अभिप्रेरित हो पढ़ाने के लिए। अगर आपके अंदर अभिप्रेरणा रहेगी ही नहीं तो आप कभी टीचिंग नहीं कर पाएंगे। तो क्या होना चाहिए, अंदर से अभिप्रेरित। अभिप्रेरित मतलब अंदर से आपको होना चाहिए, अंदर से भाव होना चाहिए कि मैं पढ़ाने के लायक हूँ, या पढ़ा सकता हूँ, या फिर मैं पढ़ाने ही आया हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपके अंदर क्या होना चाहिए, अभिप्रेरणा होनी चाहिए। सबसे पहले क्या होगा आपके अंदर, सॉरी मार्कर थोड़ा सा लेने का, पहला क्या आएगा आपके अंदर, अभिप्रेरणा। दूसरा क्या आएगा आपके अंदर, रुचि। दूसरा आपके अंदर रुचि होना ही चाहिए। रुचि अगर नहीं होगा, मान लीजिए आपके अंदर किसी चीज़ को कोई टॉपिक उठा लिए, उसमें आपका पढ़ाने का मन नहीं कर रहा है, तो आपकी रुचि नहीं है, तो उस टॉपिक के बारे में बताएंगे तो सही बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप कुछ चीज़ें ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें छोड़ देंगे जो बच्चों को जानना जरूरी है। और रुचि नहीं रहेगी तो उस सब्जेक्ट को पढ़ाना पसंद भी नहीं करेंगे, उस लेसन को भी पढ़ाना पसंद नहीं। तो क्या हुआ, सबसे पहले आपको अभिप्रेरित होना चाहिए, रुचि होना चाहिए, और तीसरा आपका निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपके पास, एक निश्चित उद्देश्य होना ही चाहिए। अगर निश्चित उद्देश्य नहीं आया, मान लीजिए मैं लेसन प्लान बना के आया हूँ, ठीक है, 36 मिनट का, ओके, और 36 मिनट में आया और मैं क्या किया कि आप लोगों को सारी चीज़ें 20 मिनट में सब कुछ बता के रख दिया। तो मैंने क्या किया, मेरा उद्देश्य सटीक नहीं बैठा, मैंने उद्देश्य सटीक नहीं बैठा पाया। मैं 35 मिनट पढ़ाने आया था, 20 मिनट के अंदर सब कुछ बता दिया, यानी कि मैंने कहीं ना कहीं तो गलती की। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, एक निश्चित उद्देश्य होना ही चाहिए। क्या होना चाहिए आपका, निश्चित उद्देश्य होना ही चाहिए। ठीक है, तीसरा क्या कहता है आपका, चौथा क्या कहेगा आपका, अभ्यास। अभ्यास या पुनरावृत्ति। ये आपके अंदर होना चाहिए, क्योंकि अगर अभ्यास नहीं करेंगे, आप किसी चीज को पढ़ाने आए, वो पढ़ के आप घर से नहीं आए, आप पढ़ाने क्लास में चले जाए, लेसन प्लान घर पे नहीं बना के आप गाइड पढ़ाने चले जाते, तो आप क्या करेंगे, उस चीज़ बताएंगे, हो सकता है गलत भी बता दें बच्चों को। बच्चे क्या, बच्चे तो भाई निर्बुद्ध होते हैं, उनके पास तो नॉलेज आप जो देंगे वही ग्रहण करेंगे। तो क्या होता है, आपके पास अभ्यास और पुनरावृत्ति होना जरूरी है। ठीक है, अभ्यास बहुत जरूरी होता है, किसी भी चीज़ को पढ़ने, समझने या किसी चीज़ करने के लिए आपका अभ्यास बहुत जरूरी होता है। जैसे मैथमेटिक्स में जो आपके रामानुजन सर थे, उन्होंने कहा था बिना अभ्यास के आप मैथमेटिक्स को करेंगे नहीं। उनका एक कोटेशन था कि आप अगर मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे हो तो आपको अभ्यास होना चाहिए, तो आपको भूलने की क्षमता उसके अंदर एकदम लो जाएगी। तो आपको अभ्यास पुनरावृत्ति हमेशा करते रहना चाहिए। ठीक है, पांचवा
एक आता है आपको मनोरंजन। अब इसमें कहोगे कि मनोरंजन में सर खेल कूद करा दीजिए, ये करा दीजिए, वो करा दीजिए, इसमें खेल कूद नहीं आएगा। इसमें क्या आता है, आपका जो टीचिंग आप कर रहे हो, तो आप टीचिंग का जो टॉपिक उठाए हो वो एकदम प्रॉपर तरीके से मनोरंजित हो के बच्चों को बताइए। ऐसा नहीं कि आप गुस्सा के आए क्लास के अंदर स्टार्ट करिए पढ़ाना, एकदम मुंह तो एकदम गुस्सा जैसा बना हुआ पढ़ाना स्टार्ट करिए। क्या होगा, बच्चे क्या सोचेंगे, सर को क्या लग रहा है, सर गुस्सा हो क्या है, कुछ बताए जा रहे हैं। तो हमेशा हर एक बच्चों से ऐसे क्वेश्चन करिए जो बच्चा जानता हो, उसे अच्छा लगे कि हाँ, उसे लगे कि हाँ सर ने मेरे से ये क्वेश्चन किया, मुझे आता है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो मनोरंजन होना चाहिए। तो उसमें क्या होता है, बच्चों का जो जो अपना दिमाग सेटअप होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा ओपन हो जाता है। तो वो बच्चे क्या करते हैं, जल्दी समझते हैं, जल्दी सीखते हैं, समझते हैं। ठीक है, जल्दी सीखते हैं, समझते हैं। तो छठा क्या आता है, साहचर्य। इसमें क्या होता है, सहयोगात्मक होता है। जैसे बच्चा कुछ नहीं जाना तो उसके पास जाके उसे समझाइए कि हाँ बाबू, ऐसी चीजें, ये ऐसी चीजें होती हैं, ये ऐसे करोगे तो ऐसे होगा, इसके बारे में चर्चा करिए। ठीक है, तो सहयोगात्मक होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बच्चा आपसे कुछ पूछे ही ना, ऐसा डर गया हो बच्चा, एकदम डर के मारे आपसे बात ही ना करता हो, तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। तो क्या आ गया आपका, साहचर्य पे आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, आगे क्लास में आपको कल बताऊंगा। आपको पूरी बता दिया, आपका पहले शिक्षण के प्रकार बताया, टाइप्स ऑफ टीचिंग सारी चर्चा कर दी। आपको दोबारा रिवाइज कराने की बात करें तो दोबारा रिवाइज करा देता हूँ आपको। पहला क्या था आपका, शासन व्यवस्था के आधार पर मैंने आपको टीचिंग स्ट्रक्चर बताया। तीसरा बताया अधिगम के आधार पर मैंने बताया आपको। तीसरा क्या बताया, शैक्षणिक व्यवस्था के आधार पर बता दिया आपको। चौथा क्या बताया आपको, ज्ञानात्मक भावनात्मक पक्ष के बारे में चर्चा किया। पांचवा क्या बताया आपको, क्रिया सिद्धांत के बारे में बताया। छठा क्या बताया आपको, शिक्षण स्वरूप के आधार पर बता दिया। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको मेरी क्लास समझ में आई होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं कल सेम टाइम पे आपको इसी क्लास के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा शिक्षण के सुख, शिक्षण के सुख, शिक्षण के सुख, टीचिंग फॉर्मूला। ठीक है, इसके बारे में चर्चा हम लोग करते हैं। ओके, थैंक यू।